नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं रितेश और आज आप हैं मेरे साथ झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने के लिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज है 31 मई और 31 मई से झारखंड के करंट अफेयर्स जो भी होंगे उन करंट अफेयर्स के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो आज हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन पुराने करंट अफेयर्स के बारे में। पुराने करंट अफेयर्स के बारे में क्यों चर्चा करेंगे? क्योंकि झारखंड में अभी नए करंट अफेयर्स नहीं है जो आपके साथ चर्चा किया जाए। इसीलिए आज हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का ही रिवीजन करेंगे। ठीक है, झारखंड के जो भी पुराने करंट अफेयर्स है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, उन सभी पुराने करंट अफेयर्स का आज के इस क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाता है। तो ये तो आप लोग सभी जानते होंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस लिंक के थ्रू आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। झारखंड एजुकेशन हब के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेगा और इस टेलीग्राम चैनल पे आप लोग सभी क्लासेस के पीडीएफ को डाउनलोड तो कर पाएंगे, साथ ही साथ सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन, डिटेल्स, झारखंड की वैकेंसी डिटेल्स, सभी चीजें आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे जो है वो मिल जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स का हम लोग आज रिवीजन करना शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर क्या है? झारखंड के कितने सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में परिवर्तित किया जाएगा? स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का मतलब है उत्कृष्ट विद्यालय। आइए उत्कृष्ट विद्यालय के बारे में चर्चा करते हैं। तो उत्कृष्ट विद्यालय की बात करेंगे, आप लोगों को इसके पहले भी बताया गया है। क्या बताया गया है? कि उत्कृष्ट विद्यालय जो है झारखंड में 80 निर्मित किए गए हैं और इन 80 उत्कृष्ट विद्यालय का उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। और साथ ही में कुछ दिनों पहले ही आपको एक और करंट अफेयर में पॉइंट बताया गया कि झारखंड में जो भी उत्कृष्ट विद्यालय हैं यानी एक्सीलेंस स्कूल है, उन सभी एक्सीलेंस स्कूल को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जाएगा। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस यानी मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के नाम से सभी उत्कृष्ट विद्यालयों को जाना जाएगा। वर्तमान में झारखंड में कितने उत्कृष्ट विद्यालय हैं? वर्तमान में 80 हैं, लेकिन झारखंड में निर्मित कितने किए जाएंगे? झारखंड में 4000 जो उत्कृष्ट विद्यालय हैं उनका निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 4000। ठीक है, जब 4000 इनका निर्माण किया जाएगा तो इन 4000 के निर्माण करने के कारण झारखंड के कितने, तो झारखंड के 15 लाख बच्चों, कितने लाख बच्चों को? झारखंड के 15 लाख बच्चों को इसका जो है लाभ मिलेगा। ठीक है, अब पॉइंट ये भी आता है कि सर ये बताइए इन उत्कृष्ट विद्यालयों की खासियत क्या है? एक्सीलेंस जो स्कूल है उनकी खासियत क्या है? देखिए, अगर बात करते हैं हम लोग झारखंड के गवर्नमेंट स्कूल की, सरकारी विद्यालयों की, तो सरकारी विद्यालयों में कितनी अच्छी एजुकेशन मिलती है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग बखूबी जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में कितने अच्छे तरीके से और कितने हाई क्वालिटी का एजुकेशन जो है वो दिया जाता है। लेकिन अगर हम लोग सरकारी स्कूल से कंपेयर करें इन एक्सीलेंस स्कूल की, उत्कृष्ट विद्यालय की, तो इन यहाँ पे बहुत ही हाई क्वालिटी का एजुकेशन जो है वो छात्रों को दिया जाता है और हाई क्वालिटी का एजुकेशन दिए जाने के कारण ही इन्हें उत्कृष्ट विद्यालय के नाम से जाना जाता है। एक प्राइवेट स्कूल से भी अगर कंपेयर करें तो प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छी जो एजुकेशन है वो यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे डिजिटल बोर्ड का सहारा लिया जाता है। डिजिटल बोर्ड के थ्रू सभी चीजों को डिटेल में छात्रों को बताई जाती है। हर चीज के लिए अलग अलग लैब की व्यवस्था रहती है। लैब में एक्सपेरिमेंट करके सभी चीजों को समझाया जाता है। तो अगर उत्कृष्ट विद्यालय की बात करेंगे, एक्सीलेंस स्कूल की बात करेंगे, तो इसमें बहुत ही हाई क्वालिटी का एजुकेशन देखने को मिलता है। ठीक है, इससे झारखंड के 15 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा और झारखंड में टोटल जो है 4000 एक्सीलेंस स्कूल का निर्माण किया जाएगा। 80 का निर्माण कर लिया गया है, बाकी का काम जो है वो चल रहा है। ठीक है,
चलिए, और इसकी जो घोषणा है वो किनके द्वारा, तो इसकी घोषणा हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री, आप देख सकते हैं मेरे पीछे झारखंड के मुख्यमंत्री जी हैं बैठे हुए, ठीक है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा ही इसकी घोषणा किया गया था, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है आप सभी को, यहां तक कोई डाउट है आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले में केपीएल का आयोजन किया जाएगा? तो किया जाएगा नहीं, ये होगा किया गया है। केपीएल का फुल फॉर्म क्या है? कबड्डी प्रीमियर लीग। जैसे आप लोग जानते हैं आईपीएल के बारे में, और कुछ दिनों पहले, कुछ दिन क्या, परसों आईपीएल खत्म हुआ और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो है वो विजेता बनी है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, खेल से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईपीएल 2023 के सेशन में कौन सी टीम विजेता बनी है? तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो है विजेता बनी है, और गुजरात टाइटंस की टीम जो है वो उप विजेता यानी रनर अप टीम रही है। तो इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। जैसे आईपीएल होता है इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे केपीएल होता है कबड्डी प्रीमियर लीग। और कबड्डी प्रीमियर लीग का जो आयोजन है वो किया गया है, कहां पे किया गया है? झारखंड के देवघर जिले में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देवघर। तो देवघर जिले में कबड्डी प्रीमियर लीग का आयोजन जो है वो किया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 22 से 29 अप्रैल तक, कब से? तो 22 से 29 अप्रैल तक देवघर में जो है वो कबड्डी प्रीमियर लीग का आयोजन जो है वो किया गया है, कबड्डी प्रीमियर लीग, ठीक है। कहां पे? तो देवघर में, आप ये देख सकते हैं। और देवघर में ये दूसरी बार है, देवघर में ये दूसरी बार है जब कबड्डी प्रीमियर लीग यानी केपीएल का आयोजन जो है वो किया गया है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। अब देवघर, तो ये आप मैप में देखिए, देवघर, देवघर के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये झारखंड के मैप में आप देवघर जिले को देख रहे हैं। देवघर जिले की बात करेंगे, 1 जून 1983 यानी 1 जून 1983 में देवघर जिले की स्थापना जो है वो एक जिले के रूप में किया गया था। देवघर जिले की बात करेंगे, यहाँ पे बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है, और बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर होने के कारण ही इसे झारखंड की धार्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। देवघर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। ऊपर आप देख रहे हैं देवघर के ऊपर में है बिहार, तो देवघर बिहार के साथ अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करता है। किसके साथ? बिहार के साथ, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कब तक झारखंड में झारखंड स्टेट ग्राउंड वाटर बोर्ड का निर्माण कर लिया जाएगा? झारखंड स्टेट ग्राउंड वाटर बोर्ड, अब झारखंड स्टेट ग्राउंड वाटर बोर्ड का निर्माण किया जाएगा, ठीक है, किया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर ये बताइए आखिर इसका निर्माण क्यों किया जाएगा? ये भी एक पॉइंट आता है। निर्माण तो किया जाएगा, लेकिन इसको निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसके निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य है कि झारखंड में जो ग्राउंड वाटर है यानी भूजल है, ग्राउंड वाटर का मतलब है भूजल है, झारखंड का जो भूजल है वो धीरे धीरे नीचे घसक रहा है। भूजल का जो स्तर है वो नीचे की ओर चला जा रहा है, ठीक है। अब समस्याएं क्या होंगी अगर नीचे की ओर चली जाएंगी थी? तो समस्याएं ये होंगी कि भूजल का जो स्तर है अगर नीचे चला जाएगा तो लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, ठीक है। पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा तो लोग पिएंगे क्या? तो इसी समस्या से निपटने के लिए झारखंड में झारखंड स्टेट ग्राउंड वाटर बोर्ड का निर्माण किया जाएगा। सेंट्रल की बात करेंगे, देश में नेशनल ग्राउंड वाटर बोर्ड है जो भूजल की जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व करती है, ठीक है। उसी तरीके से अब जो है झारखंड स्टेट ग्राउंड वाटर बोर्ड का निर्माण किया जाएगा, और कहा गया है कि आने वाले 1 साल में इसका निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहा तो गया है, कब कहा गया है? तो आप लोग जानते होंगे फरवरी के महीने में क्या चल रहा था? फरवरी के महीने में झारखंड विधानसभा में बजट सेशन चल रहा था, फरवरी और मार्च में, ठीक है। तो इसी बजट सेशन में झारखंड के कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा यह घोषणा की गई है कि झारखंड में आने वाले 1 साल में झारखंड स्टेट ग्राउंड वाटर बोर्ड का निर्माण कर लिया जाएगा, जो झारखंड में जो भूजल की समस्याएं हैं उसको देखेगा और उसका समाधान करेगा, ठीक है। चलिए,
तो ये आप देख सकते हैं 1 साल के अंदर जो है वो निर्माण कर लिया जाएगा और इसका काम होगा कि झारखंड में घट रहे जल स्तर को कम करना, ठीक है, और झारखंड को जल संकट से बचाना। अगर बात करेंगे स्टेट ग्राउंड वाटर बोर्ड की, तो अब तक भारत में ऐसे 14 राज्य हैं जिनके पास स्टेट ग्राउंड वाटर बोर्ड है और इन 14 राज्यों में झारखंड शामिल नहीं है। झारखंड भारत का 15वां राज्य होगा जिसके पास स्टेट ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है वो होगा, ठीक है। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जिस तरीके से है उस तरीके से अब झारखंड में झारखंड स्टेट ग्राउंड बोर्ड का निर्माण किया जाएगा, जो झारखंड में लगातार घट रहे जल स्तर को ऊपर उठाने का काम करेगी और इसी उद्देश्य के साथ इसका निर्माण जो है वो झारखंड में किया जाएगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा किस वर्ष तक भारत ऊर्जा में आत्मनिर्भर होने की घोषणा की गई है? तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा यह घोषणा की गई है कि हमारा जो देश है भारत, वो एनर्जी के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। लगातार आप पीएम नरेंद्र मोदी के मुंह से सुनते आए होंगे ये शब्द जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत में एक और कदम हमारा भारत बढ़ा रहा है जिसमें ऊर्जा के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में हमारा जो देश है वो आत्मनिर्भर होने जा रहा है। तो कब तक? तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया है कि 2047 तक हमारा जो देश है वो एनर्जी के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही में उनके द्वारा ये कहा गया है कि 2030 तक भारत में 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना भी की जाएगी, ठीक है। चलिए, नवीकरणीय ऊर्जा यानी रीन्यूएबल एनर्जी, जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, ठीक है। अब रीन्यूएबल में कोयला नहीं आएगा, पेट्रोलियम नहीं आएगा, सोलर सिस्टम, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ये सभी रीन्यूएबल एनर्जी में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड विधानसभा में कितने विश्वविद्यालय निर्माण विधेयक को पारित किया गया है? झारखंड विधानसभा में चल रहा था बजट सेशन और बजट सेशन में विश्वविद्यालय निर्माण विधेयक को पारित किया गया था। कितने? तो 2। कितने? 2। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये 2 कौन कौन से हैं? तो दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय और जैन विश्वविद्यालय विधेयक। तो 2 विश्वविद्यालय विधेयक को झारखंड विधानसभा में पारित किया गया और ये कहा गया कि ये जो दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय है इसका निर्माण देवघर जिले में और जैन विश्वविद्यालय है इसका निर्माण रांची में। तो झारखंड में 2 विश्वविद्यालय का निर्माण आने वाले टाइम पे किया जाएगा। दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो देवघर जिले में। आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा कि दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण कहां पे किया जाएगा? तो देवघर में। जैन विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो रांची में, ठीक है। तो जैन विश्वविद्यालय यानी जैन यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो जैन यूनिवर्सिटी का निर्माण रांची में और दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय, दुर्गा सोरेन यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो देवघर में, ठीक है। चलिए, हाल ही में किनके द्वारा तपोवन मंदिर क्षेत्र के सौंदर्यीकरण की आधारशिला रखी गई है? तो इसके बारे में भी आपको बताया गया था। तपोवन मंदिर क्षेत्र के सौंदर्यीकरण की आधारशिला झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा रखा गया था और इसके लिए 14.67 करोड़ की राशि जो है वो खर्च किया जाएगा। तो लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 14.5 करोड़ की राशि जो है वो खर्च किया जाएगा तपोवन मंदिर के सौंदर्यीकरण करने के लिए। और ये आप देख सकते हैं आधारशिला रखते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, ठीक है। चलिए, ये है तपोवन मंदिर। कहां पे है ये? तो रांची में है। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग जान जाए, ये रांची में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला करंट अफेयर हमारा, हाल ही में झारखंड के किस जिले में निर्माण किए जा रहे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को कैबिनेट के द्वारा स्थगित कर लिया गया है? आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, ठीक है। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले हुआ क्या? सबसे पहले हुआ ये कि झारखंड सरकार ने कहा, किससे कहा? तो केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा
कि झारखंड में एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण किया जाए, जिससे कि झारखंड में जो भी ट्रेड हो रही है उस ट्रेड की देखरेख वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ही किया जाए। तो केंद्र सरकार ने कहा ठीक है, झारखंड में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण किया जाएगा और केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण किया जाएगा, बस आप हमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर निर्माण के लिए जगह दे दें। झारखंड ने कहा ठीक है, झारखंड सरकार ने रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लिए जगह दे दी। जब जगह मिल गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को कहा कि हम आपके अकाउंट में पैसा दे दिए हैं, आप क्या करें, आप जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण करें। ठीक है, अब झारखंड सरकार को मिल गए पैसे और जैसे ही झारखंड सरकार को मिले पैसे वैसे ही आ गया कोरोना। और कोरोना जब आ गया तो कोरोना के कारण 2-3 साल कुछ नहीं हो पाया। 2-3 साल जब कुछ नहीं हो पाया तो कोरोना जब वापस चला गया, हालांकि कोरोना अभी भी वापस गया नहीं है लेकिन सिचुएशन अभी ठीक है, तो कोरोना जब वापस गया तो 2022 के मध्य में लगभग हम लोग कह सकते हैं जुलाई अगस्त में 2022 में झारखंड सरकार के द्वारा ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है इसके निर्माण को शुरू किया गया। झारखंड सरकार इसके निर्माण को शुरू की। ठीक है, जब झारखंड सरकार इसके निर्माण को शुरू की तो केंद्र सरकार ने जो पैसे दिए थे झारखंड सरकार को वो पैसे वापस ले लिए कि आप हमें पैसा दीजिए, हमने आपको 3 साल का समय दिया था और आप इन 3 सालों में भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण नहीं कर पाए, अब हमारा पैसा हम वापस ले रहे हैं, आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। तो केंद्र सरकार ने अपने पैसे वापस ले लिए और झारखंड में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इसका उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया था। जब पैसे वापस ले लिए गए तो हेमंत सोरेन ने कहा कोई बात नहीं, झारखंड अपने पैसे से रांची में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन रहा है उस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को बनाएगी और झारखंड सरकार अपने खर्चे से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को बना रही थी। लेकिन जैसे ही 2023 में फरवरी के महीने में बजट सेशन शुरू हुआ, उसी बजट सेशन में झारखंड कैबिनेट ने एक विधेयक पारित किया और इस विधेयक में यह फैसला लिया गया कि झारखंड में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन रहा है उस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को झारखंड अपने अमाउंट को, अपने राशि को खर्चा करके नहीं बनाएगी और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण का जो कार्य है वो कार्य को वहां पे स्थगित कर दिया गया, वहां पे रोक दिया गया। अब ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है ये बीच में लटक रहा है, ना झारखंड सरकार इसका निर्माण कर रही है और ना भारत सरकार इसका निर्माण कर रही है, ये जो है बीच में ऐसे करके लटक गया है। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रांची में बन रहा था, आप लोग इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, तो व्यापार से जुड़ी सभी चीजों की व्यवस्था एक ही जगह पे की जाती है जिसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम से जानते हैं और रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण किया जा रहा था। आप ये देख सकते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा ही इसका शिलान्यास भी किया गया था, लेकिन अब जो है इसे स्थगित कर दिया गया। ठीक है, तो आई होप सो ये पूरी स्टोरी आपको समझ में आई होगी। क्या खेला झारखंड सरकार के साथ हुआ है, झारखंड सरकार के साथ बहुत ही बड़ा खेला हो गया है। पहले तो केंद्र सरकार पैसा दी और फिर केंद्र सरकार कहती है कि हम पैसा दिए हैं, आपने बनाया नहीं, अब हम अपना पैसा वापस ले रहे हैं। तो समझ ही सकते हैं। चलिए, झारखंड के कितने छात्रों को मरांग गोम के छात्रवृत्ति योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2023-24 में छात्रवृत्ति दिया जाएगा? यानी ये बोला गया है कि झारखंड के कितने छात्रों को मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम के तहत सेशन 2023-24 में, मतलब इसी सेशन में 2023-24 में स्कॉलरशिप जो है वो दिया गया है। तो झारखंड के कितने छात्रों को? झारखंड के 25 छात्रों को। देखिए, झारखंड सरकार हर साल झारखंड के कुछ छात्रों को पढ़ने के लिए फॉरेन भेजती है। फॉरेन में कहा? ब्रिटेन भेजती है। झारखंड सरकार हर साल झारखंड के कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए ब्रिटेन भेजती है। ठीक है, ब्रिटेन भेजती है और उनको ब्रिटेन भेजने के बाद उनका जो पढ़ने का खर्चा होता है वो झारखंड सरकार उठाती है, यानी उन छात्रों को स्कॉलरशिप देती है। अगले साल की बात करेंगे, 22-23 की बात करेंगे,
तो सेशन 22-23 में झारखंड के 5 छात्रों को झारखंड सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप दिया गया था और ब्रिटेन भेजा गया था। अब ये जो स्कॉलरशिप दिया जाता है और ब्रिटेन भेजा जाता है, ये कौन से स्कॉलरशिप स्कीम के तहत? तो इस स्कॉलरशिप स्कीम का नाम है मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम। और इस साल की बात करेंगे, 23-24 की बात करेंगे, तो सेशन 2023-24 में यानी इस साल झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के 25 छात्रों को यह स्कॉलरशिप दिया गया है और 25 छात्रों को पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए ब्रिटेन भेजा गया है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और इसके बारे में आप लोगों को बहुत ही डिटेल में बताया भी गया है। ठीक है, तो झारखंड के 25 छात्रों को, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम के तहत झारखंड के कितने छात्रों को? झारखंड के 25 छात्रों को। ठीक है, चलिए, हाल ही में झारखंड विधानसभा में कितने रुपए का तीसरा अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया गया है? तो झारखंड विधानसभा में फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया था फरवरी 2023 में। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का, 23-24 नहीं, ये 23-24 चल रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर की। ठीक है, पेन चल ही नहीं रहा है, चलिए पेन चलाए थोड़ा, फाइनेंशियल पेन नहीं चल रहा है, छोड़िए पेन नहीं चल रहा है, पेन थोड़ी दिक्कत दे रहा है। चलिए आइए ऐसे समझते हैं, हुआ क्या है, पेन को रख ही देते हैं। हुआ क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हम लोग फाइनेंशियल ईयर मानते हैं। जैसे 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक एक फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो जब भी आपसे बोला जाए फाइनेंशियल ईयर 2022-23, इसका मतलब है 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक। अगर आपसे बोला जाए फाइनेंशियल ईयर 2023-24, इसका मतलब है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक, पूरा एक साल। ठीक है, तो ये जो आपको तीसरा अनुपूरक बजट के बारे में बताया जा रहा है, ये है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का, यानी 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का टाइम पीरियड रहा है। और इसमें झारखंड विधानसभा में तीसरा अनुपूरक बजट जो है 4546 करोड़ का पेश किया गया है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि झारखंड विधानसभा में ये जो बजट है ये पेश किया किसके द्वारा जाता है? तो ये झारखंड के कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पेश किया जाता है, जो कि है रामेश्वर ओरांव। अभी वर्तमान में झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर रामेश्वर ओरांव ही है, तो वही जो है झारखंड विधानसभा में अपना बजट जो है वो पेश करते हैं। बात करेंगे मॉनसून सेशन की, तो मॉनसून सेशन में पहला अनुपूरक बजट 3436 करोड़ का पेश किया गया था। उसके बाद विंटर सेशन की बात करेंगे, विंटर सेशन में दूसरा अनुपूरक बजट 8533 करोड़ का पेश किया गया था। और उसके बाद बात करेंगे बजट सेशन की, तो बजट सेशन में तीसरा अनुपूरक बजट 4546 करोड़ का पेश किया गया था। किसी भी विधानसभा में या फिर बात करेंगे पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में 3 ही सेशन होते हैं, जिसे हम लोग BMW के नाम से जानते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। ठीक है, तो ये आप झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ देख रहे हैं, किन्हें? झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ आप जो व्यक्ति देख रहे हैं ये है रामेश्वर ओरांव और ये है झारखंड विधानसभा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं झारखंड विधानसभा में 4546 करोड़ का तीसरा अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया गया। ठीक है, चलिए, और ये आज का हमारा लास्ट करंट अफेयर है। हाल ही में कब राजधानी रांची में G20 का जो समिट है वो शुरू किया गया था? तो आप लोगों को पता होना चाहिए हमारे रांची में भी G20 का समिट हुआ था और G20 का जो समिट है वो 2 मार्च को शुरू हुआ था। 2, 3 और 4 3 दिन रांची में G20 का समिट का आयोजन किया गया था। 2 मार्च को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो रांची में G20 का समिट का आयोजन किया गया था, जिसकी शुरुआत 2 मार्च को की गई थी। 2, 3 और 4 3 दिन इस समिट का आयोजन रांची में किया गया था। तो आप ये देख सकते हैं
झारखंड भी G20 का समिट का आयोजन किया गया था। ठीक है, और G20 की बात करेंगे तो लगभग आप लोग सभी जानते होंगे G20 में कितने देश हैं। G20 में 19 देश है। कई लोग सोचते हैं G20 में 20 देश है, नहीं, G20 में 19 देश है और एक यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, अब ये 19 देश कौन कौन से हैं, तो आप इन 19 देशों के लिस्ट को यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये है 19 देश। ठीक है, तो ये कुछ झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिसका आज के इस क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिए हैं। अब आपको कल के क्लास में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या है वो क्वेश्चन, आइए देखते हैं। तो आपसे पूछा गया था झारखंड के किस जिले में झारखंड हाईकोर्ट का एक बेंच को स्थापित किया जाएगा, तो दुमका में। आप लोगों को बताया गया था कि संथाल परगना का जो क्षेत्र के लोग हैं उनको रांची हाईकोर्ट आने में बहुत ही दूर पड़ता है, जिससे वहां के लोग बहुत ही असुविधाओं का सामना करते हैं। इसीलिए रांची हाईकोर्ट का एक बेंच जो है वो दुमका में स्थापित किया जाएगा, जिससे संथाल परगना के जो लोग हैं उनको आसानी से जस्टिस मिल सके और वो अपनी बात को हाईकोर्ट के सामने रख सके इस बेंच के द्वारा। ठीक है, तो दुमका में झारखंड हाईकोर्ट का एक बेंच को स्थापित किया जाएगा। दुमका जो कि झारखंड की उपराजधानी है, झारखंड की सब कैपिटल है। अब देखिए झारखंड पुलिस में जब झारखंड पुलिस का 2017 में एग्जाम हुआ था उस समय पूछा गया था, क्या पूछा गया था, देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाया गया था। क्वेश्चन पूछा गया था जब झारखंड का निर्माण हुआ था उस समय झारखंड के किस जिले को उपराजधानी बनाया गया था। यह नहीं पूछा गया है कि झारखंड की उपराजधानी क्या है, पूछा गया था जब झारखंड का निर्माण किया गया था उस समय झारखंड के किस जिले को उपराजधानी बनाया गया था। तो दुमका झारखंड की उपराजधानी है, आप लोग सभी जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है, आज के लिए आपका क्वेश्चन है हाल ही में राज्य के कितने स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में परिवर्तित किया जाएगा, बदला जाएगा। तो झारखंड के कितने राजकीय राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में बदला जाएगा। तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे और इसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखेंगे। तो चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा और आज इसके बाद एक और क्लास होने वाला है और जिसमें हम लोग 1 मई से 31 मई तक झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में देखे हैं, जो नए करंट अफेयर्स हैं जिसका रिवीजन किए हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो नए करंट अफेयर्स बने हैं उसका रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरे मई महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।